मैस स्टोरेज सिस्टम्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्क ड्राइव्स का स्ट्रक्चर, डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स और रीड स्ट्रक्चर। हमारे पास जो हार्ड ड्राइव होती है या सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास एक रॉड होता है जिसको स्पिंडल कहते हैं और उसके ऊपर ये डिफरेंट मैग्नेटेड कोटेड प्लेटर्स उसके ऊपर माउंटेड होते हैं। हर जो प्लेटर होता है वो डिफरेंट ट्रैक्स में डिवाइड होता है। जिस तरह ये जो एक सर्कल इसके ऊपर बना हुआ है, ये ट्रैक है, उसके साथ ही एक और ट्रैक होगा और ये मल्टीपल ट्रैक्स में डिवाइड होता है। अब हर जो ट्रैक है ये सेक्टर में डिवाइड होता है। जो ये हाईलाइटेड सा ब्लू ब्लॉक है, ये उस ट्रैक का एक पार्ट है, एक सेक्टर है जिसके अंदर डेटा सेव होता है। ये एक मेमोरी लोकेशन है जहां से डेटा रीड और या राइट होता है। जो प्लेटर्स हैं ये स्पिंडल के ऊपर जब माउंट हुए हुए होते हैं इस तरह से वर्टिकली, तो इनके जो ट्रैक्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से अलाइंड होते हैं कि ये एक सिलेंडर की शक्ल ले रहे होते हैं। जिस तरह हम ये तीन ट्रैक्स की बात करें तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अलाइंड हैं, तो यहाँ पर एक सिलेंडर की फॉर्म जो है हमें नजर आ रही है। इसी तरह इसके जो बाहर वाले ट्रैक्स होंगे वो भी एक दूसरे के ऊपर इसी तरह अलाइंड होंगे कि वो एक सिलेंडर की शेप फॉर्म कर रहे होंगे। इसके साथ हमारे पास जो डिस्क ड्राइवर होता है उसमें एक आर्म असेंबली होती है। ये एक रॉड होती है जिसके ऊपर इस तरह से रीड राइट हेड जो है वो माउंट हुआ हुआ होता है। ये हमारे पास जो ये स्ट्रिप है और इसके ऊपर ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीड राइट हेड। इसकी हेल्प से जो है हम एक स्पेसिफिक ट्रैक से स्पेसिफिक सेक्टर तक पहुंचते हैं और रीड राइट हेड फिर उस सेक्टर से डेटा रीड करता है। तो होता क्या है, जब कंप्यूटर ने डेटा रीड करना होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से या हार्ड ड्राइव से, और जो है वो सीपीयू उस स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस देता है, तो पहले जो है आपके असेंबली आर्म असेंबली को उस स्पेसिफिक सेक्टर को लोकेट करना होता है। फिर उसके बाद जब वो सेक्टर लोकेट हो जाता है तो उधर से डेटा रीड करना होता है। तो आपका जो रीड राइट हेड है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके ये स्पेसिफिक पहले ट्रैक तक पहुंचता है जिस ट्रैक से उसने डेटा रीड करना है। जब उसे रिक्वायर्ड ट्रैक मिल जाता है तो रीड राइट हेड वहां पर स्टॉप हो जाता है। फिर ये जो स्पिंडल है वो रोटेट करती है ताकि ये जो स्पेसिफिक सेक्टर है ये इस रीड राइट हेड के नीचे आ जाए और फिर रीड राइट हेड उस सेक्टर से डेटा रीड करके आगे जो है वो मेन मेमोरी और सीपीयू को ट्रांसफर कर दे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज करे। जैसे कि हमारे पास डिस्क ड्राइव है। अब डिस्क ड्राइव का जो हमने रीड राइट मैकेनिज्म देखा है ये टाइम टेकिंग है, इसलिए हम इन डिवाइसेस को कहते हैं कि ये स्लो डिवाइसेस हैं, क्योंकि इसमें असेंबली आर्म मूव करती है, वो स्पेसिफिक ट्रैक तक पहुंचती है, फिर स्पिंडल रोटेट करके स्पेसिफिक सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे लेकर आती है। तो इसलिए ये आपके पास जो मैकेनिज्म है वो स्लो होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि हार्डवेयर्स को एफिशिएंटली यूज करे ताकि एक्सेस टाइम जो है वो कम से कम लगे और हमारा जो सीक टाइम है वो भी मिनिमम हो जाए। सीक टाइम इसी अमाउंट ऑफ टाइम को कहते हैं कि जितनी टाइम में जो है वो रीड राइट हेड फिजिकल लोकेशन फिजिकली जो है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स तक पहुंचता है। और बैंडविड्थ हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय द फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड द लास्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो हमें सीक टाइम और बैंड विड्थ को सीक टाइम को मिनिमम करना होता है, बैंड विड्थ को इंक्रीज करना होता है ताकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाए इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए ही हम लोग डिफरेंट डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं ताकि हार्डवेयर और डिस्क ड्राइवर्स को एफिशिएंटली यूज किया जाए और सीपीयू
को ज्यादा वेट ना करना पड़े डेटा के लिए और वो आइडल ना रहे। डिस्क को यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे डिफरेंट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, सिस्टम्स या यूजर प्रोसेसेस की तरफ से रिक्वेस्ट आती हैं डिस्क में डेटा सेव करने की, डिस्क से डेटा फेच या रिट्रीव करने की। तो उसमें जो है वो टाइम लगता है। अब अगर आपके पास जो डिस्क है वो बिल्कुल फ्री है, तो इट मीन्स के डिस्क इमिडिएटली आप जो है इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगी, उसके लिए अवेलेबल हो जाएगी। मगर अगर डिस्क ड्राइव जो है वो ऑलरेडी बिजी है, उसके पास ऑलरेडी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हैं, तो जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है उनकी एक क्यू मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि वो वेट करेंगी जब तक कि उससे पहले वाली रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो जाती। तो उस क्यू को, उस वेटिंग क्यू को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, और उस वेटिंग क्यू में से कौन सी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को पहले सेलेक्ट किया जाए ताकि हमारा जो है वो सीक टाइम कम हो, तो उसके लिए डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं। अब हमारे पास जो ड्राइव कंट्रोलर्स होते हैं, जो डिस्क ड्राइव्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, एक तरह से वो डिस्क ड्राइव के सीपीयू हम कह सकते हैं, कंट्रोलिंग एंटिटी कह सकते हैं। तो उनके पास अपना एक छोटा सा बफर होता है जिसके अंदर वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की एक क्यू मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर डिस्क बिजी होगी, ऑलरेडी दूसरी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड कर रही होगी, तो बाकी जो क्यूज हैं, बाकी जो रिक्वेस्ट्स हैं, उन्हें क्यू में वेट करना पड़ेगा। हम ये एग्जांपल देखते हैं डिस्क क्यू की, कि हम हमारे पास जो डिस्क है, ठीक है, वो ऑलरेडी एक हेडर पॉइंट पर है, यानी कि वो ऑलरेडी हम इसको एज ट्रैक ले लेते हैं कि एज ट्रैक नंबर 53 के ऊपर या सिलेंडर नंबर 53 के ऊपर जो वो डिस्क है वहां पर काम करिए, वहां से रीड राइट डेटा परफॉर्म करिए। और नेक्स्ट जो 98, 183, 37, 122, 14 एंड सो ऑन, ये जो सिलेंडर नंबर्स हैं इनको अभी एक्सेस करना है। यानी कि 53 के बाद ये जो सारे ट्रैक नंबर्स या सिलेंडर नंबर्स हैं, या सिलेंडर के ऊपर जो ब्लॉक्स हैं, उनको अभी एक्सेस करना है, और ये सारी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल करनी है। तो ये एक तरह से ये क्यू मेंटेन हो गई है। अब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं विद रिक्वेस्ट फॉर आईओ टू ब्लॉक्स एंड सिलेंडर्स, के ये जो सिलेंडर के ऊपर ब्लॉक नंबर्स हैं, इनको जब हमने एक्सेस करना है तो इनको किस फॉर्म में करना है। इनकी क्यू तो इस तरह से मेंटेन हुई भी है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो ब्लॉक नंबर या जो सिलेंडर नंबर हमारे पास क्यू में सबसे पहले है, हम सबसे पहले उसी को एक्सेस करेंगे और उधर से ही डेटा रीड या राइट करेंगे। जिस तरह हेड स्टार्ट्स एट 53, यानी कि जो 53 है हमारा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। 53 स्टार्ट हुआ, 53 के बाद जो क्यू बनी है उसमें नेक्स्ट क्या है, 98। तो हमारा जो रीड राइट हेड है वो डायरेक्टली 53 से 98 तक पहुंच जाएगा। 98 के बाद क्यू में हमारे पास है 183। तो 98 के बाद रीड राइट हेड डायरेक्टली एक्सेस करेगा 183 को। उसके बाद नेक्स्ट क्यू में कौन सा है, 37। अब 183 जो है वो डिस्क प्लेटर के जो है वो एक एंड पे है, और जो 37 है वो बिल्कुल दूसरे एंड पे है। तो यहाँ पे जो रीड राइट हेड है उसको ऑलमोस्ट वन एंड ऑफ डिस्क टू अदर एंड मूव करना पड़ेगा। देन इसी तरह 37 से 122 पे हमारा जो है वो रीड राइट हेड मूव करेगा। देन 122 से अगेन 14, देन 124, देन 50, 65 एंड 67, जहां तक हमारी क्यू एंड हो जाती है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम कहता है कि क्यू में जिस तरह से जो है वो रिक्वेस्ट्स आई हैं उसको उसी सीक्वेंस वाइज हमने फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है हमारे पास शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो है इसको हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इसका भी इसी तरह की मैकेनिज्म है कि ये उस क्यू में से उस स्पेसिफिक सिलेंडर नंबर को सेलेक्ट करेगा जिसका डिस्टेंस करंट सिलेंडर नंबर से मिनिमम है। सेम क्यू हम इसी एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है हेड 53 से स्टार्ट हो रहा है। अब 53 के सबसे जो क्लोज नंबर है इस क्यू में वो है 65, तो 53 से जो हेड है वो 65 पे मूव हो जाएगा, और 65 से जो नेक्स्ट क्लोज है वो है 67, और 67 से जो रिमेनिंग सिलेंडर नंबर है उनमें सबसे क्लोज्ड है 37, देन 37 से 14। अब 14 के बाद हमारे पास जो है वो 98, 183, 122, 124 ये नंबर्स बच गए हैं। तो जिसमें से 14 का सबसे कम डिस्टेंस जो है वो है 98 के साथ, तो 14 के बाद जो है वो रीड राइट हेड 98 पे मूव करेगा। देन 98 सबसे ज्यादा क्लोज है रिमेनिंग में से 122 के साथ, देन 122 124 के साथ, एंड लास्ट में जो है हम सिलेंडर नंबर 183 की तरफ जाएंगे। तो हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में जो करंट सिलेंडर नंबर है उसका डिस्टेंस जिस भी क्यू के सिलेंडर नंबर से सबसे मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, तो उसकी तरफ मूव करेंगे। जिस तरह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमारे पास स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है कुछ रिक्वेस्ट्स में, तो इसी तरह शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में भी स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर कोई सिलेंडर नंबर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मे भी पॉसिबल है कि बीच में ऐसी रिक्वेस्ट आ जाएं जिसका डिस्टेंस कम हो और वो रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल 183 से पहले अगर हमारे पास यहाँ पे दो तीन रिक्वेस्ट आ जाती हैं 150 की, 151, 162, 170 एंड सो ऑन, तो 183 जो है वो पेंडिंग में रहेगा और उसे वेट करना पड़ेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है स्कैन एल्गोरिदम। इसको हम एलिवेटर एल्गोरिदम भी कहते हैं, जिसमें हमारी जो डिस्क आर्म है बिल्कुल एक बिल्डिंग के एलिवेटर की तरह बिहेव करती है। कि एलिवेटर जो है वो एक दफा बिल्डिंग के बिल्कुल बेसमेंट तक जाता है, उसके बाद बेसमेंट से दोबारा टॉप तक जाता है। कि उसने पूरा जो है वो बिल्डिंग को जो है वो रीच करना होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसको वहां से वहां तक ट्रेवल करना होता है, और बीच में जो भी फ्लोर आते हैं एलिवेटर हर फ्लोर पे रुकता है। तो हमारे पास जो है वो स्कैन डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कुछ उसी तरह से काम करता है कि ये करंट जो भी लोकेशन है वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वहां से स्टार्ट होते हुए डिस्क के एक एंड तक मूव करता है और बिल्कुल जो है वो प्लेटर के एंड पॉइंट तक जाता है एक जगह से, और देन वो दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू करता है और बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं उसे फुलफिल करता है। जैसे इस एग्जांपल में जो है 53 हेड से स्टार्ट होके जो है वो रीड राइट हेड 37 पे गए, 37 से 14 पे। अब 14 के बाद उसको ट्रैक नंबर या सिलेंडर नंबर 0 पे जाने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल ये वाला एल्गोरिदम जो है वो पूरा स्कैन करेगा उसको सिलेंडर नंबर 0 तक, और फिर 0 से दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और बीच में जो भी रिक्वेस्ट होंगी उसे फुलफिल करेगा। जैसे 0 से 98, 0 से 65, 67, देन 98 एंड सो ऑन, पूरे करते करते वो लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा। तो वो डिस्क को एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा स्कैन करेगा। जो स्कैन है इसमें हमारे पास जो है वो वेट टाइम यूनिफॉर्म होता है। इसमें स्टारवेशन के चांसेस मिनिमम होते हैं कि कोई भी आपके पास जो है वो डिस्क नंबर, सिलेंडर नंबर या कोई भी लोकेशन जो है वो स्टार्व नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला एल्गोरिदम जो है आपका
डिस्क के एक एंड से, बिल्कुल एंड एज से लेके दूसरे एज तक विजिट करता है, पूरे जो सिलेंडर नंबर्स हैं उन सबको स्कैन करता है। इसी का एक अपडेटेड वर्जन हमारे पास है सी स्कैन एल्गोरिदम। जो सी स्कैन एल्गोरिदम है ये एक एंड से स्टार्ट होता है और इसी तरह डिस्क के दूसरे एंड पर जाता है। जिस तरह ये 53 से स्टार्ट हुआ, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 199। 199 जो है हमारे पास ये क्यू में नहीं है, बट क्योंकि ये उसका बिल्कुल एक लास्ट एज है, लास्ट सिलेंडर नंबर है, तो इसीलिए रीड राइट हेड यहाँ पर मूव करेगा। मगर यहाँ पे जब वो दूसरे एंड पे रिटर्न करेगा तो वो बीच में उसने कोई रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करनी। जो स्कैन एल्गोरिदम है उसने जब उसके एक एज से दूसरे एज तक रिटर्न किया तो बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी स्कैन एल्गोरिदम ने उसको फुलफिल किया। मगर जो सी स्कैन है वो उसको फुलफिल नहीं करेगा, वो इमिजिएटली दूसरे एंड पे मूव कर जाएगा और फिर दोबारा से इस सेकंड एंड पे आते हुए इन सारी रिक्वेस्ट्स को कंप्लीट करेगा। इस तरह ये 199 बिल्कुल जो राइट एज है उसके एंड पे पहुंच गया, उसके बाद इमीडिएटली वो जीरो सिलेंडर नंबर पे क्या है, उसने बीच में 37 और 14 ये वाली रिक्वेस्ट्स को पूरा नहीं किया। जीरो पे पहुंच के फिर उसने 14 एंड 37 ये रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया। इसी तरह हमारे पास जो है वो लुक और सी लुक डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, जो कि स्कैन और सी स्कैन का अपडेटेड वर्जन है रिस्पेक्टिवली। जो स्कैन और सी स्कैन एल्गोरिदम है इसमें जो आर्म है वो डिस्क के बिल्कुल एजेस तक जाती है, एजेस तक रीड करती है। मगर जो लुक और सी लुक है उसमें आर्म डिस्क के एजेस तक नहीं जाती, वो जो मैक्सिमम सिलेंडर नंबर या ट्रैक नंबर क्यू में होता है सिर्फ उसी तक जाती है। जिस तरह ये जो सी लुक है, अ, अ, ये सी स्कैन का अपडेटेड वर्जन है। अगर हम सेम एग्जांपल देखते हैं तो सी स्कैन में हम 53 से स्टार्ट हुए थे, मैक्सिमम रिक्वेस्ट जो थी वो 183 की थी, बट स्टिल आर्म ने 199 तक विजिट किया, पूरे एज तक पहुंची। मगर सी लुक में यहाँ पर हेड 53 से स्टार्ट हुआ, सो ऑन 183 तक है। अब यहाँ पर ये एज तक नहीं जा रहा, 183 से इसने डायरेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज की और 14 पे गया, जो कि मिनिमम सिलेंडर नंबर था रिक्वेस्ट क्यू में। ये जीरो तक नहीं किया। जो स्कैन और सी स्कैन एल्गोरिदम्स है ये प्लेटर्स या डिस्क के बिल्कुल लास्ट एजेस तक स्कैन करते हैं, मगर लुक और सी लुक जो है वो लास्ट एजेस तक स्कैन नहीं करते। ये मैक्सिमम और मिनिमम सिलेंडर नंबर्स या ट्रैक नंबर्स देखते हैं और सिर्फ उस तक ही जाते हैं। जिस तरह ये मैक्सिमम साइड का जो मैक्सिमम नंबर था वो 183 था, तो वो 183 तक ही गया, उससे उसके बाद वो मिनिमम जो रिक्वेस्ट नंबर था वो 14 था, तो वो 14 तक ही आया, जीरो तक नहीं गया। अब जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, इनकी हम जो सिलेक्शन करते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होती हैं। जिस तरह अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट स्टिल उसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स हैं, और स्कैन और सी स्कैन में जो है वो परफॉर्मेंस बेटर है। और उसमें जो है वो लेस स्टारवेशन है, बट स्टिल ये जो डिस्क है उसके ऊपर हैवी लोड डालते हैं, क्योंकि ये दोनों एल्गोरिदम्स जो है वो कहते हैं कि डिस्क पूरी एक एज से लेके लेफ्ट एज से लेके राइट एज तक पूरी जो है वो स्कैन होगी एक दफा। तो टाइप ऑफ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो भी हमने सेलेक्ट करना है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। और ये हम जरूरी नहीं कि हम एक ही स्केजुलिंग एल्गोरिदम यूज करें। अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स भी यूज हो सकते हैं। और डिफॉल्ट एल्गोरिदम्स या रिकमेंडेड एल्गोरिदम्स जो है वो हमारे पास लुक डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स या शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम है।
RAID structure. RAID stands for Redundant Array of Inexpensive Disk. रेड हमारे पास डिस्क्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिस्क्स एक साथ काम करती हैं, जिसमें जो कि एक साथ काम करती हैं और एक साथ जो है वो इनकैप्सुलेट हुई भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डेटा रिलायबल होता है वाया रिडंडेंसी। क्योंकि जब मल्टीपल डिस्क एक साथ कंबाइन होती हैं तो उसमें हम डेटा को डेटा की मिरर कॉपीज बना के रख सकते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो रिलायबल रहे। अब इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीज द मीन टाइम टू फेलियर। In reliability analysis, MTTF is average time that an item will function before it fails. कि रेट स्ट्रक्चर में जब हम लोग मल्टीपल डिस्क्स को कंबाइन कर लेते हैं और अपना डेटा को डुप्लीकेट कर लेते हैं, रिडंडेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि अगर डिस्क फेल भी हो जाए तो उससे पहले पहले हमारा जो डेटा है वो हम इजिली रिकवर कर सकते हैं। डिस्क रिपेयरिंग का एवरेज टाइम जो है वो भी कम हो सकता है कि हमारा डेटा जल्दी रिपेयर हो जाए, और क्योंकि हमने डेटा रिडंडेंट किया हुआ होता है, डुप्लीकेट किया हुआ होता है, तो डेटा लॉस के चांसेस भी मिनिमम होते हैं। तो इस वजह से काफी सिस्टम्स में जो है हमारे पास जो डिस्क स्ट्रक्चर है वो रेड स्ट्रक्चर यूज होता है, जिसमें मल्टीपल डिस्क एक साथ कोऑपरेटिवली काम कर रही होती हैं थ्रू रिडंडेंसी या एरर रिकवरी कोड। हमारे पास जो है रेड के 6 लेवल्स होते हैं, 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अ, जो कि हर स्ट्रक्चर जो है वो एक से डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू रिडंडेंसी एंड एरर रिकवरी। जो रेट लेवल 0 है इसमें हमारे पास सिंपल ग्रुप ऑफ डिस्क्स होता है, इसमें कोई भी किसी भी टाइप की रिडंडेंसी नहीं होती। जो रेट स्ट्रक्चर है ये डिस्क स्ट्रिपिंग यूज करता है कि डिस्क्स को इस तरह से ग्रुप करता है कि वो एज वन स्टोरेज यूनिट यूज होती है। जो रेट 0 लेवल है इसमें हमारे पास डेटा क्योंकि रिडंडेंट नहीं होता तो इस वजह से ये फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। इसमें जो है अगर डेटा रिमूव हो जाए तो उसकी रिकवरी जो है वो नहीं हो सकती, मगर क्योंकि डेटा रिडंडेंट नहीं होता तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। जो रेड लेवल 1 है इसमें हम हर डिस्क की एक मिरर डिस्क बना देते हैं, उसकी एक कॉपी बना देते हैं कि अगर हमारे पास ओरिजिनल डिस्क में से कोई भी डिस्क फेल हो तो हम मिरर डिस्क से उसको रिकवर कर सकते हैं। रेड लेवल 2 में हमारे पास जो डिस्क्स होती हैं हम लोग उसके साथ फर्दर कुछ डिस्क्स यूज करते हैं जिसमें हम एरर करेक्टिंग कोड्स ऐड कर देते हैं कि अगर इन डिस्क्स में किसी में एरर आ जाए तो एरर करेक्टिंग कोड की हेल्प से हम उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं और एरर को रिमूव कर सकते हैं। रेड लेवल 3 में हमारे पास बिट इंटरलीव्ड पैरिटी होती है, यानी कि हमारे पास जो ये 4 डिस्क हैं इसमें डेटा सेव होता है और एक डिस्क में हम बिट पैरिटी सेव कर देते हैं, जो कि एरर करेक्टिंग कोड की तरह ही होती है, बट ये बिट लेवल पे होती है कि बिट लेवल पे जो भी एरर आएगा वो यहाँ से रिकवर हो सकता है, या अगर हमें कोई एरर आने के चांसेस हैं तो हम उसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। रेड लेवल 4 पे हमारे पास ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी होती है कि ब्लॉक लेवल पे हम लोग एरर डिस्कवर कर सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट बिट लेवल। रेड लेवल 5 पे हम इसी पैरिटी बिट को एक अलग डिस्क पे रखने के बजाय उसको स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिफरेंट डिस्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इस तरह से जो हमारा पैरिटी कोड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो डिस्क स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा रिलायबल हो जाता है। और जो हमारे पास रेड लेवल 6 है जो कि लास्ट लेवल है वो बिल्कुल रेड लेवल 5 की तरह है, बट उसमें हम एक पैरिटी बिट के साथ दूसरी पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं ताकि हमारी डेटा डिटेक्शन एरर डिटेक्शन और रिकवरी और ज़्यादा इजी हो जाए और हमारा जो डेटा है वो और ज़्यादा रिलायबल हो जाए, डिस्क स्ट्रक्चर और ज़्यादा रिलायबल हो जाए।